जय हिंद। क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो बहुत बार पेपर में आ चुके हैं और ये निश्चित है कि इस बार भी आएंगे। ये हमने बहुत रिसर्च करके देखा है, बहुत वो करके देखा, तो कई बार पेपर में आ चुके, उन्हीं क्वेश्चनों को बताएंगे और ये इस बार आने का बहुत बहुत चांस है। और ये 20 क्वेश्चन वही बताएंगे जो पेपर में आएंगे इस बार। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल में जुड़ जाइएगा ताकि हम लोग आपको हर प्रकार, देखिए हिंदी के, साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, सभी के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे कौन कौन से आएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा चैनल में और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाबू देखिए ध्यान, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन हो गया है क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी उसका था? तो इसका उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। तो क्वेश्चन ए का बी नंबर क्वेश्चन सही है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 आपको क्वेश्चन आएगा 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें आपको बताना है कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि ये हुई थी। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? उसने कहा है इटली के एकीकरण, मतलब कि जर्मनी का एकीकरण है, यह है इटली का एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं, जिसका कोई संबंध नहीं है। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी था, मतलब वो संबंध उससे रखता था, कौन था? बिस्मार्क। और इटली तो अलग है, तो इटली के एकीकरण में संबंध किसका नहीं था? बिस्मार्क था। दो क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन से। याद रखने की क्या है कि जिसका जर्मनी में नाम आ जाए उसका इटली में नहीं, जिसका इटली में हो जाए वो जर्मनी में नहीं। समझ में आया? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसकी नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने। जो आपका 4 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन सही डी नंबर। समझ में आ रहा? इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय के सारे विश्व में मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को। देखिए ये मजदूरी हर कोई करता है, तो हर कोई को इस दिन इस हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है 1 मई। तो इसका सम्मान सहित वो करें, आप इसका सम्मान नहीं करें। हम हर एक मजदूर का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसका भी दिन एक दिन आता है। इतना समझ रहा? अब देखते हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए हिंद मतलब हिंदुस्तान, हमारा भारत, और चीन में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे? जो सबसे पहले आए थे भारत में और चीन पे, वो थे कहाँ के? पुर्तगाली थे। इन्होंने सबसे पहले भारत में और चीन में आए थे। कौन? पुर्तगाली। तो 6 नंबर का सी नंबर सही है। फिर क्या है 7 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये काम्बोडिया में स्थित है। कहाँ? काम्बोडिया में। जो 7 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन सही है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? देखिए नमक कानून चलाया, उसके लिए कोई ना कोई एक जगह निर्धारित की गई और उस जगह को क्या नाम था दिया गांधी जी ने? तो नहीं, वो जगह पहले से निर्धारित थी। उस जगह कहाँ पर उन्होंने निश्चित किया कि जहाँ पर यह नमक कानून चलेगा, तो उसको कहाँ पर दिया था? दांडी। उसने कहा था दांडी यात्रा हो रही थी, वही दांडी यात्रा, वहीं से उन्होंने नमक कानून का स्थापना, वो स्थान बनाया था, चुना था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो इस समय जो कांग्रेस चल रही वही कांग्रेस है और दूसरी कांग्रेस नहीं है। इसकी स्थापना पूछ रहा कब हुई थी?
इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा कंपनी, टाटा आयरन जो टाटा का लोहा था, टाटा लोहन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। 11वें का बी नंबर सही है। फिर इसके बाद पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण करते थे वो लोग? देखिए, पूंजीपति जो बड़े लोग थे वो किस वर्ग के लोगों की शोषण कर, उनके साथ व्यवहार, गलत व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, उनके महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे, उन व्यक्तियों के साथ गलत व्यवहार करते थे। जो पूंजीपति थे, जो मतलब काफी रईस खानदान के थे, वो किन व्यक्तियों के साथ शोषण करते थे? शोषण मतलब उनके साथ अत्याचार करते थे। किन उनके साथ? तो देखिए, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग। तो देखिए, इसमें सभी वर्ग के साथ करेंगे तो हो सकते हैं। एक तो गांव में कहते हैं तुम कितना महान बन जाओ, आओ ससुरी तुम मैदान में निकल के तुझे बताएंगे हम। महान कितना भी हो, लेकिन हर वर्ग के साथ तुम शोषण नहीं कर सकते हैं। जो आपसे कमजोर है उसी के साथ शोषण, दबाव, जबर आज के युग में कोई भी किसी का नहीं खाता, समझ में आ रहा है? तो कोई किसी की सहता भी नहीं है। अपने आप में सब महान, और ये देखिए महान भी रहना चाहिए, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझिएगा, समझ में आ रहा? अब इसमें क्या है? तो पूंजीपति किस वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता था? तो श्रमिक, जो कमजोर थे, बेचारे गरीब बहुत थे, पैसे के कारण वो लोग अमीर नहीं हो पाए, उनका वो लोग अत्याचार किए, अपने कामों पर लगाए उनके, और अपना साम्राज्य भरते गए, समझ में आ रहा है? फिर क्या? तो इसका ए नंबर सही। फिर 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, लोकसभा जो अभी चुनाव हुआ लोकसभा के ही हुआ है, उसमें 16वीं लोकसभा में सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या 65 है। कितनी? 65। तो 13 का सी नंबर क्वेश्चन सही है, आंसर सही। फिर ये बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? जिस तरह हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 की, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी को। 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो प्रथम क्षेत्र में। किसमें? प्रथम क्षेत्र। भारत में किस राज्य में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब भारत में सबसे अमीर जो व्यक्ति होते किस राज्य के हैं? सीधी यही पूछ रहा है। तो उसने कहा भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किसकी है? तो गोवा में। देखिए, उत्तर प्रदेश हर चीज में आगे, लेकिन आय में नहीं आगे है, इतना याद रखना। उत्तर प्रदेश हर चीज में आगे है बाबू, हम यूपी वाले हैं, ये याद रखना, हम यूपी वाले हैं। आय तथा उपभोग अंतर कहलाता है, आय तथा उपभोग अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। क्या? बचत कहलाता है। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति के, हमें सक्षम क्यों याद आ जाता है? देखिए, क्योंकि हमें मालूम परमाणु सक्षम देश तब हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। आज ये देश भारत किस मुकाम तक पहुंचे? परमाणु एक सक्षम, परमाणु जो है वो भारत एक सक्षम देश है परमाणु के साथ। नहीं, एक वक्त हुआ अगर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर कलाम जी नहीं होते, नहीं तो आज भारत एक परमाणु सक्षम देश नहीं होता, और अब तक कई देशों ने हमला कर भी चुका होता। तो उनके लिए इस देश के सिवाय कोई नहीं था। कलाम जी कह गए हैं, अटल बिहारी जी कह गए हैं, हमारी सरकार रहे या ना रहे, हमें सिर्फ इस देश को चाहिए, हम इस देश के लिए कुछ नहीं कर पा, सरकार रहने से क्या फायदा है? तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि किस वक्त अपने की कोई परवाह नहीं, कब क्या हो जाए, लेकिन आने वाले बच्चों, हम इसीलिए कहते हैं हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो गरीबी की वजह से बाबू नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम जिस उससे गुजर के आए हम दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि गरीबी क्या होती है, समझ में आ रहा? तो आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा
क्या एशिया का सबसे निम्नलिखित में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तो इसके लिए तारापुर है। तारापुर बहुत बड़ा विशाल एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में प्रचलित है। इसके बाद निम्न में से कौन से राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, इतना याद रखना। ये पूरा जंगल के जंगल में ही बसा हुआ राज्य है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो को लाइक भी दबा के ठोके, ताकि यूपी वालों तक ये बोर्ड परीक्षा तक जरूर से जरूर वीडियो एक बार पहुंच जाए, सभी यूपी वालों बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है? तो आप लोग अब मिलेंगे। देखिए, अब एक्स्ट्रा बात करने से कोई फायदा नहीं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।